हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अभी तक हम लोग ने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। मेमोरी मैनेजमेंट में तीन चार चीजें वो सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन चार चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन ड्यूटीज हम लोग ने पढ़ी थी। उसमें एक प्रोसेस था और दूसरा था मेमोरी का मैनेजमेंट। तो डेडलॉक के साथ हम लोग प्रोसेस को पूरा पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस को किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क में लाता है, और सारी बातें हम लोग प्रोसेस की कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। ये इसकी 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा खत्म होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक पूरा अलग चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सिस्टम पर अभी हम लोग ने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ लिया। हम्म तो एक बार में कई सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं। हम्म और कई सारे लोग, और देखिए दूसरी बात क्या है, हम लोग को अपने सिस्टम को ज्यादा फास्ट से फास्ट बनाना होता है। तो क्या होता है कि अगर ये आप बात समझिए कि जितनी बड़ी हमारी मेमोरी होगी, जितनी बड़ी हमारी मेमोरी होगी, हम लोग को का उतनी देर, मान लीजिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन कोई प्रोग्राम ढूंढना है और हमारी 8 GB मेमोरी है। 8 GB मेमोरी में वो कहीं पर प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सर्च करेंगे प्रोग्राम को। उसके बाद वो हमें इंस्ट्रक्शन मिल पाएगा, पूरी अपनी मेमोरी को सर्च करेंगे और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन मिल पाएगा। तो हमें काफी देर लगी ना। जितनी बड़ी मेमोरी होगी हमारी, उतनी ज्यादा हमें देर लगेगी क्या करने में, हमारे इंस्ट्रक्शन को ढूंढने में। और हमारा सिस्टम उतने ही ज्यादा स्लो होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, कि जो कपड़े हमें कभी कभी पहनने होते हैं उनको एक बक्से में रख लेते हैं, अलमारी में रख लेते हैं। ठीक, एक बक्से में रख लेते हैं, अलग रख लेते हैं। जो कपड़े हमें रोज पहनने होते हैं, जैसे हमें ऑफिस जाना है, लाइक इस तरह से पहनने होते हैं, उनको कबर्ड में रख लेते हैं। और जैसे अपने अंडरगारमेंट हम लोग बाहर ही टांग लेते हैं, है ना। या जो भी है, मतलब जो जैसे टॉवल है हमारा, और जो भी चीजें उनको बाहर ही रख लेते हैं। दिस इज अ हायरार्की ना, कि हम लोग को जिन चीजों का फ्रिक्वेंटली यूज होता है हम लोग उनको सबसे बाहर रख लेते हैं। अगर हम लोग अपनी टॉवल को, अपने रुमाल को अगर बक्से के अंदर डाल देंगे, तो क्या हम लोग जल्दी से रुमाल ढूंढ पाएंगे? हम लोग को कहीं जाना है, हम लोग रुमाल ढूंढ रहे हैं, बक्से से निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो हम लोग डेली लाइफ में एक काम करते हैं क्या, जिसको बोला गया है हायरार्की। हायरार्की में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो चीजों का फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, जल्दी जल्दी यूज हो रहा है, उन लोग को बाहर रख लिया। जिनका थोड़ा कम उनको अंदर रख लिया, और जिनका बहुत कम उनको और अंदर रख लिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि तो हमारा क्या हुआ, एक्सेस फास्ट हो गया, किसी भी चीज को लेने का एक्सेस क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी मेमोरी काम करती है। मेमोरी हमारे पास बड़ी मेमोरी भी है, रोम भी है, डिस्क भी है, हार्ड ड्राइव भी है ना। तो हमारे पास बड़ी मेमोरी भी है, लेकिन क्या हम सब चीजें बड़ी मेमोरी में रखते हैं? हाँ, सारी चीजें तो बड़ी मेमोरी में रखते हैं, लेकिन वो सारी की सारी फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रही होती हैं। इसलिए हम उनमें से निकाल के कुछ को एक अलग मेमोरी में रख लेते हैं, जिसका नाम होता है मेन मेमोरी। जैसे आपने पढ़ा कि आपको फोन आता है ना, 4 64 लाख, ऐसा नहीं कि 4 GB रैम है और 64 GB रोम है ना। तो 64 GB क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, है वो कवर्ड हो गया आपका। और 4 GB क्या हो गया, वो सॉरी वो आपका बक्सा हो गया, है ना, मतलब ट्रंकेट हो गया जिसमें आप सारे कपड़े रखेंगे। और वो जो 4 GB है वो क्या हो गया, वो कवर्ड हो गया, आपके डेली के कपड़े वहां पर रखे होंगे। ठीक है। तो इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है कि जिन चीजों का बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मेमोरी उस उन चीजों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और फिर जब उन्हें ढूंढना होता है तो हम लोग उसमें ढूंढ लेते हैं जाके। ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए आपको कबर्ड से कोई कपड़ा निकालना है। बात समझिए, अगर आपको कबर्ड से, मेरी पूरी पहले बात समझिए कि मेमोरी काम किस तरह कर रही है, वो हायरार्की काम किस तरह कर रही है कंप्यूटर सिस्टम में, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये आपका कबर्ड है मान लीजिए, और ये आपका है ट्रंकेट। ये इतना बड़ा, जिसमें मम्मी पापा सबके कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका कबर्ड है, पर्सनली अभिजीत का कबर्ड है ये। ठीक है।
अब अभिजीत को मान लीजिए कोई कपड़ा चाहिए, कोई चीज पहननी है, तो क्या करेगा? पहले अपने कबर्ड में ढूंढेगा। अपने कबर्ड में अगर उसको नहीं मिला तो क्या सीधा ट्रंकेट खोल लेगा जाके? नहीं खोलेगा। ट्रंकेट खोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे मम्मा हमें ये कपड़ा दे दो भाई, हमें अपने कबर्ड में रखना, लाइक दिस। और क्या करेंगे? या तो पापा से बोलेंगे, मम्मी पापा मिलके उसको ट्रंकेट को खोलेंगे। आप लोग भी तो घर में करते होंगे, बक्सा खोलना होता होगा तो आप नहीं खोल देते होंगे अपने मर्जी से, मम्मी से बोलना पड़ता है, पापा से बोलना पड़ता है, लाइक, है ना? तब आप उस तो इसी तरह मेमोरी भी काम करती है। जो हमारी बड़ी वाला मेमोरी है, बड़े वाला मेमोरी है, उससे सीपीयू में इंस्ट्रक्शन रन हो रहे होते हैं। सीपीयू को प्रोग्राम्स चाहिए, वो प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं? या तो वो बड़ी वाली मेमोरी में होंगे या तो वो छोटी वाली मेमोरी में होंगे। ठीक है? तो सीपीयू हमेशा छोटी वाली मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, बड़ी वाली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर कोई चीज जो छोटी वाली मेमोरी में, जैसे मेरे कबर्ड में उपस्थित नहीं है छोटी वाली मेमोरी में, तब उस चीज को क्या किया जाएगा? ट्रंकेट से निकाल के, बड़ी वाली मेमोरी से निकाल के छोटी वाली मेमोरी में डाला जाएगा। तब सीपीयू उसको एक्सेस कर पाएगा। अभी हम लोग मेमोरी हायरार्की को और अच्छे से समझेंगे। जो मोटा मोटा आइडिया ये है कि हम लोग जितनी बड़ी मेमोरी में चीजों को सर्च करेंगे उतना हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी मेमोरी क्रिएट करते हैं जिसमें वो चीजें रख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं। ठीक है? फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं और उसमें रख लेते हैं। अच्छा, फिर उस छोटी वाली मेमोरी से चीजों को एक्सेस करते हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर छोटी वाली मेमोरी इतनी ही फास्ट है तो सारी चीजें छोटी वाली मेमोरी में क्यों नहीं रख देते हैं? इसलिए नहीं रख देते हैं क्योंकि जो छोटी मेमोरी है, कबर्ड जो है, ट्रंकेट तो लोहे का होता है लेकिन कबर्ड क्या है? कबर्ड लकड़ी का बना होता है, उसमें वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, लॉकर होता है, ताला होता है, वो सारी चीजें होती है ना। तो छोटी वाली मेमोरी बड़ी वाली मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, जिसमें एक्सेस बहुत फास्ट होता है लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज्यादा होती है। तो कॉस्ट इफेक्ट की वजह से हम लोग सारी की सारी चीजें छोटी मेमोरी में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, अगर उस छोटी मेमोरी की बात और आगे कर दिया जाए, मतलब छोटी मेमोरी में भी हम बार बार, मतलब छोटी मेमोरी में भी, कबर्ड में भी सर्च करने में हमें बार बार दिक्कत हो रही है, तो हम लोग और एक छोटा सा, आपने देखा होगा लोगों के घर में एक छोटी सी अलमारी भी होती है, छोटी सी भी कबर्ड होती है, जिसमें उनके डेली के कपड़े रखे रहते हैं, टॉवल रखी रहती है और सॉक्स रखे रहते हैं और वो हैंकी रखा रहता है, लाइक दिस। ओके, तो इसी को हम लोग एक छोटी मेमोरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, बड़ी मेमोरी को छोटी मेमोरी में, देन उससे भी फ्रिक्वेंटली जो चीजें यूज हो रही हैं उसको और एक छोटी मेमोरी में, और इसमें इस छोटी मेमोरी में जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उसको और एक छोटी मेमोरी में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। इस तरह इसी को मेमोरी हायरार्की बोला जाता है। द नेक्स्ट इज दिस, ये देखिए, ये आपकी हायरार्की है, मेमोरी हायरार्की। व्हाट इज द मेमोरी? तो देखिए, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली दो मेमोरी की बात करते हैं, एक मेन मेमोरी और एक ये सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे ज्यादा हम लोग जो फोकस करेंगे वो मेन मेमोरी के ऊपर करेंगे कि अब, हाँ, अभी बात करते हैं कि ऑपरेटिंग से अभी हम लोग ने समझा कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी किस तरह से काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, हमारे कंप्यूटर में। बट व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट? अभी हम लोग ने नहीं समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग ये अभी मेमोरी हायरार्की की बात कर रहे थे, तो एक होता है रजिस्टर, हम लोग ने बोला ना, पहले बड़ा पार्ट, देन फिर देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, मान लीजिए है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में क्या है, ये हमारा ट्रंकेट है। क्या है? ये हमारा ट्रंकेट है, हमारा बक्सा है बड़ा वाला जिसमें हमारे सारे कपड़े रखे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी है, ये हमारा कबर्ड है। ठीक है, सीपीयू को कोई भी क्या चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, कोई भी प्रोग्राम चाहिए होगा, वो कहाँ से मांगेगा, मेन मेमोरी से मांगेगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से मांगेगा। क्या सीपीयू डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से के पास जा सकता है? नहीं भाई, नहीं जा सकता है। सीपीयू हमेशा मांगेगा तो किससे मांग सकता है? सीपीयू का कनेक्शन हमेशा किससे होगा? मेन मेमोरी से होगा।
मतलब और देखिए मेन मेमोरी से होगा, और ये क्या है, फिर उसके बाद आती है कैशे। कैशे इज मोर स्मॉल स्मॉलर देन मेन मेमोरी। तो क्या बात बोली गई, सबसे पहले डिस्क सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर उसके बाद कैशे है। कैशे क्या है, जिसमें हम लोग छोटा 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 ये जैसे ये हमारा हैंकी हो गया, हमारे सॉक्स हो गया, इन सबको रख सकते हैं। छोटी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी से भी छोटी है, तो सीपीयू इसको भी एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। और व्हाट इज द रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में अभी अभी मेरे अंदर मेरे मन में एक वो आया, जेब। हमारी हमारी जो जेब है वो भी तो एक मेमोरी है, चीजों को स्टोर करती है ना। भाई रुमाल लिया हमने, अपनी जेब में रख लिया, इससे फास्ट एक्सेस क्या हो सकता है, रुमाल हमने जेब से निकाल लिया, लो। लेकिन इसकी जो दिक्कत है ये है कि हम लोग सिर्फ एक ही रुमाल जेब में रख सकते हैं। तो सेम विथ रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, सबसे क्लोजेस्ट होता है सीपीयू के। सबसे क्लोजेस्ट कौन होता है, रजिस्टर होता है सीपीयू के। और ये स्मॉलेस्ट एंटिटी है किसकी, मेमोरी की स्मॉलेस्ट एंटिटी रजिस्टर है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, तो रजिस्टर को आप जेब की तरह मान सकते हैं कि जेब में कुछ भी जरूरत पड़ी तुरंत जेब से निकाल दिया, लेकिन जेब में क्या रखेंगे, वही चीज रखेंगे तो जो एकदम इम्पोर्टेंट हो, मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारी पूरी मेमोरी हायरार्की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैशे एंड रजिस्टर। अच्छा भाई, ये तो हो गई बात मेमोरी हायरार्की की। मेमोरी काम कैसे करती है, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी काम कैसे करती है, मेमोरी किस तरह से होती है, ये बात हमने समझी। अब व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट, हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। तो देखिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सीपीयू है। अभी हम लोग ने बात करी कि सीपीयू, भाई हमारे सारे प्रोग्राम तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में होते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम सेकेंडरी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर सीपीयू को कोई प्रोग्राम एट अ टाइम चाहिए, तो वो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से मांग सकता है, नहीं भाई, नहीं मांग सकता है। वो क्या करेगा अपने, अच्छा, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में छोड़ के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली दो जगह काम करता है, मेन मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के बीच में। तो देखिए, तो क्या होता है, सीपीयू ने सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट की, कोई एड्रेस को मांगा, एक एड्रेस मतलब एक प्रोग्राम के एड्रेस को दिया कि हमको ये एड्रेस का प्रोग्राम दो। तो क्या ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा, और लेकिन सीपीयू मांगेगा किससे, मेन मेमोरी से मांगेगा। तो मेन मेमोरी क्या करेगा उस समय, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से निकाल के अपने अंदर डालेगा, देन इसको ट्रांसफर यहाँ करेगा। बात आई समझ में। तो जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, अच्छा हमारे कबर्ड से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कबर्ड से डिफरेंट क्या है, हम लोग कपड़ा उठाकर कबर्ड में रख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कबर्ड कबर्ड में वो कपड़ा आ गया लेकिन ट्रंकेट से गायब हो गया। बात आई समझ में, ट्रंकेट से हट गया, कबर्ड में आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक कॉपी आ जाती है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं। क्या आ गया, एक कॉपी आ गया, पूरा पूरा एक कॉपी आ गया यहाँ पर। कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रोग्राम उठा के इधर ले आए, है ना। तो ये बात हुई। मान लीजिए प्रोग्राम भी आ गया, कॉपी नहीं आई, एक प्रोग्राम आ गया। तो लेकिन देखिए, ट्रंकेट में चीज कहाँ रखी थी, वो बात अलग है, वो एड्रेस अलग है। हमारी सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोसेस यहाँ पर रखा हुआ था, ये कोई एक लोकेशन है, यहाँ पर लोकेशन 1000 में कोई हमारा प्रोग्राम रखा हुआ था। लेकिन मेन, अच्छा ये तो बात पता चल गई ना कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से बहुत छोटी होती है। लेकिन यही एड्रेस सीपीयू हमेशा कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, यही वाला, कि 1000 नंबर। ये हमेशा बोलता किसके लिए है कि सेकेंडरी मेमोरी में रखे 1000 नंबर वाले प्रोग्राम को हमें दे दो। लेकिन एक्चुअली हम लोग यहाँ से तो दे नहीं रहे होते सीपीयू को, हम लोग दे कहाँ से रहे होते हैं, मेन मेमोरी से दे रहे होते हैं। बट जब हम लोग यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो क्या ये 1000 पे प्लेस पर आएगा, नहीं भाई, कहीं भी आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है। हो सकता है हम इसको यहाँ जगह दे दें, और इस जगह की शुरुआत हो रही हो 50 से, इस जगह की शुरुआत हो रही हो 50 से। तो हमें क्या पता चला दोस्त, हमें पता चला क्या, कि
जो एड्रेस होता है किसी प्रोग्राम का, वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए अलग और मेन मेमोरी के लिए अलग होता है ना। सेकेंडरी मेमोरी के लिए अलग। देखिए, तो हमेशा सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो किसके लिए होता है? सेकेंडरी मेमोरी के लिए होता है। इसको लॉजिकल एड्रेस बोला जा रहा है। लॉजिकल एड्रेस एंड एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस, आपको बात आई समझ में? कि सीपीयू जिस एड्रेस को मांगता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। वो एड्रेस कहाँ का होता है? सेकेंडरी मेमोरी का होता है। लेकिन हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को कुछ नहीं दे रहे होते हैं। किससे दे रहे होते हैं? मेन मेमोरी से दे रहे होते हैं, जिसको फिजिकल मेमोरी भी बोला जा रहा है। तो हम लोग सीपीयू के उस लॉजिकल जनरेट किए गए लॉजिकल एड्रेस को क्या करते हैं? फिजिकल एड्रेस में चेंज कर देते हैं। तभी ना हम लोग फिजिकल मेमोरी से उसको पा पाएंगे, मेन मेमोरी से उसको पा पाएंगे। तो फिजिकल एड्रेस एंड एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। और सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का होता है। लेकिन जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, जो मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, वो किसको देखता है? हमेशा फिजिकल एड्रेस को देखता है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, कि प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में कहाँ पर रखा हुआ है। तो ओएस का मेन काम होता है इस फिजिकल एड्रेस को, सॉरी, इस लॉजिकल एड्रेस को, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना। इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करने का काम कौन करता है? ऑपरेट। देखिए, सीपीयू एक जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, और वो लॉजिकल एड्रेस को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है और फिजिकल एड्रेस में बदला जा रहा है। तो दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट। क्या? एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको क्या बोला गया? एड्रेस ट्रांसलेशन। एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में बदलना, उसको मेन मेमोरी के, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को मेन मेमोरी के एड्रेस में बदलना ही काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट है, वो क्या है? डिस्क से कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में जाना है? डिस्क में कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में जाना है? भाई, अब देखो, अभी हम लोग तो मल्टी प्रोसेसर बात कर ही चुके हैं ना, प्रोग्रामिंग की बात कर ही चुके हैं ना। तो एक बार में कितने सारे प्रोग्राम रन हो रहे होंगे भाई? एक बार में एक प्रोग्राम ही जरूरी नहीं है रन हो रहा हो, एक बार में दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो पांच के पांचों प्रोग्राम को कहाँ आना है? मेन मेमोरी में आना है। क्यों? क्योंकि सीपीयू रन करेगा जब प्रोग्राम को, तो भाई मेन मेमोरी में प्रोग्राम होना चाहिए ना। हमने बोला ना, सीपीयू किससे मांग करेगा? हमेशा मेन मेमोरी से, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से। तो इलेक्ट्रॉनिक से सारे के इस डिस्क से, सेकेंडरी मेमोरी से सारे के सारे प्रोग्राम जो रन होने हैं, कहाँ आने चाहिए? मेन मेमोरी में आने चाहिए। तो इस सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आई बात समझ में? क्या काम? सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम का, एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? सीपीयू के द्वारा जनरेट किए गए लॉजिकल एड्रेस को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा पढ़े जाने वाला फिजिकल एड्रेस बनाना। दूसरा काम, सेकेंडरी मेमोरी से क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोग्राम, किस समय पर कितने प्रोग्राम मेन मेमोरी में लाने हैं, क्योंकि मेन मेमोरी तो भाई छोटी है। अगर हम लोग इसका सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमारा सीपीयू सही से रन हो पाएगा? सीपीयू हमारा, मतलब हमारे प्रोग्राम सही से रन हो पाएंगे? क्योंकि वो जगह छोटी है, उसमें जरूरत पड़ेगी हमें कि कोई भी प्रोग्राम को हम लोग नहीं रख सकते हैं ना उसमें, कि कोई भी प्रोग्राम है, हमने उसको वहां पर रख लिया मेन मेमोरी में। तो इसके पीछे भी एक एल्गोरिदम काम करेगी कि कौन से प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना है। तो बात ये हो गई पूरी, कि अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ये सारी बातें। व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस हम लोग समझ चुके हैं। तो लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोला जा रहा है। लॉजिकल एड्रेस क्या है? जो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया। व्हाट इज दिस रिलोकेशन रजिस्टर? रिलोकेशन रजिस्टर, व्हाट इज दिस रिलोकेशन रजिस्टर? अभी हम लोग समझेंगे कि ये रजिस्टर क्या होता है। तो देखिए, रजिस्टर के रजिस्टर तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर भी एक मेमोरी यूनिट है,
जो सबसे क्लोजेस्ट होती है किसके, सीपीयू के, और इसको फर्दर डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता। ये कुछ एक एक पर्टिकुलर इंटीजर इतना ही होता है इसमें स्पेस की, ये एक पर्टिकुलर इंटीजर को स्टोर कर पाए। रिलोकेशन रजिस्टर का काम क्या है? अच्छा हाँ, मेन पहले ये समझ लेते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या है पूरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट दो लोगों के लिए काम करता है, एक यूनि प्रोग्रामिंग के लिए, एक मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। देखिए जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक प्रोसेस ही है ना। तो मेन मेमोरी में एक पर्टिकुलर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए रखा होता है कि आप इसमें क्या करें, अपना काम करते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा का पूरा एक समय पर उसमें मेन मेमोरी में लोड रहता है। तो मेन मेमोरी का एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं कि आप अपना सारा काम मेन मेमोरी में करें, और दूसरा काम क्या, दूसरा पार्ट किसके लिए, प्रोसेस के लिए। दूसरा काम क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, प्रोसेसेस के लिए। तो देखिए, अगर हमारे पास एक ही प्रोग्राम होगा तो क्या हमें किसी तरह की मैनेजमेंट की जरूरत होगी? नहीं होगी। सीधा इसमें रखा, काम किया है, हटा दिया। ठीक है। मेन काम कहाँ जरूरत पड़ेगी, मल्टी प्रोग्रामिंग में, जहां हमारे पास कई सारे प्रोग्राम होंगे, इस जगह कौन कौन से आने चाहिए, वहां पर। तो ये दो तरह का एलोकेशन है हमारे पास, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है और नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन क्या है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस हम एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। फिर दूसरी चीज क्या है, सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन एंड पार्टीशन। और या नॉन कंटिग्यूअस दो तरह के, और पेज्ड मेमोरी और सेगमेंटेड मेमोरी। दीज आर द वेज जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी को डिवाइड करेंगे सम पार्ट्स में, कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए डिवाइड करेंगे, कंपार्टमेंट बनाएंगे ना हम लोग दोस्त। जैसे कि हम लोग के कबर्ड में कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, कि ये सबसे ऊपर ये कोट टांगने वाला यहाँ बनाया हुआ है, ये चूड़ी रखने वाला, मतलब लाइक आपने देखा होगा ना, पैसे रखने की जगह अलग बनाई गई है ना। दिस इज द वे। भाई, आपका कबर्ड है नॉर्मल, पूरा चंक भी तो हो सकता है, पूरा खाली भी तो हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ। अगर पूरा खाली होता तो आप एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा, कपड़ा के ऊपर कपड़ा, कपड़ा ऐसे ऐसे रखते जाते, तो क्या आपका फास्ट एक्सेस हो पाता उससे? नहीं हो पाता। आपको ऐसे करके ढूंढना पड़ता, और फिर बीच में से एक निकालते तो अगल बगल वाले चार पांच और निकल जाते। ऐसा होता है ना, ऐसा तो होता ही है, जब हम लोग एक बीच से निकालते चार पांच निकल जाते हैं। तो हम लोग ने अलमारी को क्या कर दिया, हमारी कबर्ड को क्या कर दिया, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो वही डिवाइडेशन का प्रोसेस ही है ये, इतने सारे तरीके हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को, मेन मेमोरी को अपनी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी बात पूरी आ रही है ना समझ में, कि हम लोग मेन मेमोरी को अब क्या करेंगे, डिवाइड करने जाएंगे सम पार्ट्स में। तो देखो भाई, थोड़ा रीलोकेशन रजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास आज दो पीपीटीज हैं, हम लोग दो पीपीटी में पढ़ेंगे, और फिर मैं मर्ज करके आपको भेज दूंगा। तो रीलोकेशन रजिस्टर क्या था, बेस रजिस्टर नाउ कॉल्ड द रीलोकेशन रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या होता है भाई, हमारा जो ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, और इधर हमारी कोई, अभी मेरे यहाँ पर फोटो आ रही होगी इसलिए मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ये सेकेंडरी मेमोरी भाई, ये बड़ी है, मैंने छोटी बना दी ना। यहाँ पर से सेकेंडरी मेमोरी से कोई चीज यहाँ आ रही होगी। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, क्या है ये, द वैल्यू इन रिलोकेशन रजिस्टर इज एडेड टू एवरी, कंसिडर द सिंपल स्कीम विच इज जनरलाइज ऑफ द बेस रजिस्टर स्कीम। तो बेस एड्रेस क्या है, उसका हमें यहाँ पर हम, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस क्या है, 346 मैंने बोला ना, सेकेंडरी मेमोरी में चीज जहां पर स्टोर हो रही है वही उसका लॉजिकल एड्रेस है। और वही 346 जगह पर क्या कर रखा है उसने, हमारा प्रोसेस स्टोर है। लेकिन हमारी मेमोरी में, मेन मेमोरी में ये 346 जगह पर नहीं एलोकेट है, ये कहीं और एलोकेटेड है, ये कहीं और एलोकेटेड है। ठीक है। जिस एलोकेशन एरिया की जो शुरुआत है, वो कहाँ से शुरुआत है, 14,000 से। इसमें बहुत सारे एड्रेस है। तो ये वाला जो प्रोसेस रखा गया, वो कहाँ रखा गया, यहाँ पर रखा गया। कहाँ रखा गया, इस जगह पर रखा गया, जो जगह का नाम है
14,000। अब आया बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे? 14,000 में क्या, अच्छा अभी इसका काम भी समझेंगे। 14,000 में इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन आगे तक है ना, यहाँ तक है ना, ये प्रोग्राम कहीं तक है ना, 14,000 से शुरू होके कहीं तक जा रहा है ना। तो हम लोग इसको रीअलोकेशन रजिस्टर से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ये कोई यहाँ पर होगी जगह। आई बात समझ में? तो रिलोकेशन रजिस्टर कुछ नहीं है, मेनली द बेस रजिस्टर है। क्या है? बेस रजिस्टर है मेन मेमोरी का, जहां पर कोई प्रोसेस क्या है? स्टोर है। हर प्रोसेस के लिए अलग रजिस्टर होगा, हर प्रोसेस की ये वैल्यू, रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होगी। और हम लोग जब मेन मेमोरी से, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस से मेन मेमोरी के एड्रेस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली इस बेस रजिस्टर को हमारे लॉजिकल एड्रेस से जोड़ देंगे। इसी को बोला गया एड्रेस ट्रांसलेशन। हमने क्या किया? लॉजिकल एड्रेस को कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा के फिजिकल एड्रेस में चेंज कर दिया है। बात आई समझ में? लॉजिकल एड्रेस को कुछ चेंज करके, कुछ अर्थमेटिक चेंज करके क्या कर दिया है? फिजिकल एड्रेस में चेंज कर दिया है। ये अर्थमेटिक एड्रेस ऑपरेशन क्या है? हमने एक रिलोकेशन रजिस्टर बना रखा है, एक रजिस्टर में एक वैल्यू स्टोर करी है जो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी। वो वैल्यू क्या है? वो प्रोसेस मेन मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है, उसका शुरुआती एड्रेस है। मेमोरी में एड्रेस होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। मेमोरी में भाई, कोई चीज मेमोरी में कहाँ पर उपस्थित है वो उसके एड्रेस से पता चलेगा, है ना। तो मैंने एड्रेस वाली बात नहीं बोली। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी, है ना। तो ये एड्रेस है। तो रिलोकेशन रजिस्टर में वो प्रोसेस मेन मेमोरी में कहाँ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, और हम लोग इस स्टार्टिंग एड्रेस को क्या करते हैं? लॉजिकल एड्रेस से जोड़कर उस पर्टिकुलर एड्रेस पर चले जाते हैं। अब आई बात समझ में? The user program deal with the logical address. It never seen the real physical address. बात आई समझ में? एग्जीक्यूशन टाइम बाइंड, ये हो गया बात। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अभी कंटिन्यूअस में बाद में आएंगे। ये हो गई बात रिलोकेशन रजिस्टर की, किस तरह से हम लोग एड्रेस ट्रांसलेशन करते, किस तरह से हम लोग एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में अब हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करने जा रहे हैं। और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको आजकल हम लोग यूज नहीं करते किसी भी सिस्टम में, है ना, और ना ही करेंगे। लेकिन क्या है, अगर हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को आगे नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं समझ में आएगा, इसलिए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ लेते हैं। बोल दिया ना, हमने बोला कि इसको इस्तेमाल किसी भी सिस्टम में आज के दौर पे नहीं किया जाता है। व्हाट इज द कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट? कंटिन्यूअस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक साथ मेमोरी दी जाती है, ठीक, एक साथ दी जाती है। किसको दी जाती है? प्रोग्राम को दी जाती है। तो मेन जो मोटा मोटा आइडिया है इसका ये है कि ये एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। उधर तो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। हम्म, देखिए, ये हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी है। हम्म, और ये हमारी है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी है ये हमारी। सेकेंडरी मेमोरी है ये, और ये हमारी मेन मेमोरी है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, हाँ, तो कंटीग्रस मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? हम लोग पूरे पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करते हैं, किसी भी प्रोसेस के टुकड़े नहीं करते हैं। अच्छा, आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम का पूरा पूरा प्रोसेस को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पर प्रोग्राम की जिस इंस्ट्रक्शन की जिस पार्ट की नीड होती है, सिर्फ उस पार्ट को मेन मेमोरी में डालते हैं और उसको रन करते हैं। बात आई समझ में? क्या कि
हम लोग कंटीग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में पूरे पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, और एक कंटीग्यूअस उसको क्या देते हैं, एरिया देते हैं। जैसे अगर हम लोग इस ब्लॉक की तरह से समझे कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को, अगर ये हमारी मेन मेमोरी है, अगर ये हमारी मेन मेमोरी है, तो जैसे ही कोई प्रोसेस यहाँ पर आएगा, जैसे ही कोई मान लीजिए सीपीयू ने किसी प्रोसेस की मांग की और वो मेन मेमोरी में नहीं है, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में चीज को डालेंगे, और उस पूरे पूरे प्रोग्राम को यहाँ से लेके यहाँ तक एक लगातार कंटिन्यूअस वे में उसको मेमोरी एलोकेट कर देंगे। मान लो कि ये 10 MB का है, इसको ये दे दिया। कोई दूसरा प्रोसेस आया वो 2 MB का है, मान लो उसको यहाँ दे दिया। कोई तीसरा प्रोसेस आया है 20 MB का है, तो उसको यहाँ दे दिया। और जब ये पूरा हो गया, देन ये 2 MB वाला चला गया और इतना स्पेस हमारे पास खाली छूट गया। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि अब ये 2 MB वाला चला गया तो 20 MB वाला इधर से रख जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका एक एड्रेस है ना दोस्त। ये एक एड्रेस है, इसका एक स्टार्टिंग एड्रेस रिलोकेशन रजिस्टर में रख रखा है हमने, इसका स्टार्टिंग एड्रेस रख रखा है, इसका रख रखा है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको चेंज नहीं करना है, ये जहां का है बस वहीं पर रखा है। अगर वो 2 MB वाला चला गया, देन उतनी स्पेस हमारे पास खाली हो गई। तो ये हुआ कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे प्रोसेस को उठा के सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में रख लेते हैं। प्रोसेस के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एज द नेम implies, we utilize the technique to assign the contiguous block of memory to each task. Okay, thus whenever a process has to access the memory, we allocate a contiguous segment of the empty region to the process based on its size. तो देखिए भाई, तो ये हमारा जो कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट है, ये दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो क्या है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग, और दूसरा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो हम लोग ने एक फिक्स साइज पार्टीशनिंग कर सकते हैं, और तो हम लोग अभी कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोग्राम के छोटे छोटे टुकड़े नहीं करते हैं, पूरे पूरे प्रोग्राम को एक सिंगल चंक को देते हैं, और मतलब पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो दो तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, एक फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग और एक वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। इस वाले को अभी समझेंगे हम लोग, लिमिट रजिस्टर। व्हाट इज द वर्क ऑफ लिमिट रजिस्टर? तो चलिए, लिमिट ऑफ लिमिट रजिस्टर की भी बात कर लेते हैं, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग करने से पहले। या तो पहले इस फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात करते हैं। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्या होती है? हम लोग इसमें मेन मेमोरी को, जैसे हम लोग कबर्ड को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, वैसे हम लोग ने कबर्ड इसको मेन मेमोरी को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, सफिशियंट पार्ट्स में, साइज के पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर रखा है। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या होता है, हम लोग पूरी मेमोरी को एक फिक्स्ड साइज नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। और जब हमें कोई क्या चाहिए होता है, प्रोसेस चाहिए होता है, कोई हमें प्रोसेस चाहिए होता है, तो उस प्रोसेस को इस एक पार्ट में रख लेते हैं। इससे क्या है, इससे समस्याएं भी उत्पन्न हुई। मतलब इनिशियल लेवल पर हमारे पास ये आइडिया था, बात ये समझिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तुम लोग कहोगे नहीं इससे भी अच्छे आइडियाज हो सकते थे, ये क्यों पढ़ा रहे? नहीं, इनिशियल लेवल पर आइडिया यही था हमारा कि हमने फिक्स साइज पार्टीशनिंग की और मेमोरी को छोटे छोटे फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। उससे हुआ क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो हम लोग ने पहले पढ़ के आया कि एक सिस्टम एक बार में कितने प्रोग्राम को रन कर सकता है, दिस इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हम मेमोरी के जितने पार्टीशन कर पाएंगे, जितने फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन कर पाएंगे, सिर्फ उतने ही एक बार में हम लोग प्रोग्राम रन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले हमें प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। तो सिर्फ उतने ही प्रोग्राम हमारा सिस्टम रन कर सकता है जितने प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ पा रहे होंगे। तो इस तरह का जो ये चीज है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग हम लोग को बाउंड कर देती है कि तुम सिर्फ इतने ही प्रोसेस रन कर सकते हो। नंबर एक। नंबर दो चीज ये है कि अगर हमारे पार्ट जितना हमने पार्टीशन कर रखा है, मान लीजिए 10 MB का पार्टीशन हमने कर रखा है, MB नहीं कुछ भी हो सकता है वो, और हमारे पास 12 MB का एक प्रोसेस आ गया है,
तो क्या ये 12 MB का प्रोसेस यहाँ पर मेन मेमोरी में रखा जा सकता है? नहीं, नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग बात ही कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन की कर रहे हैं। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में प्रोसेस को आप सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस को सब डिवाइडेड नहीं कर सकते। एक प्रोसेस को पूरा पूरा जगह एक ही जगह पर लोड करना पड़ेगा। बात आई समझ में? पूरी प्रोसेस को क्या करेगा? एक ही जगह लोड करने पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब हम लोग किसी बड़े प्रोग्राम को जो हमारे पार्ट से बड़ा है, और ये एक हार्डवेयर चीज है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मेमोरी जब बनाई जा रही होगी उसी समय किया जाएगा, है ना? तो हम लोग किसी बड़े प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। और क्या आया? और समस्या क्या आई? देखो, एक छोटा प्रोग्राम है, मान लो कि हमारे पास 2 MB का प्रोग्राम आया। हम एडवांटेज डिसएडवांटेज सब यहीं पर बता दे रहे हैं। तो एक जैसे 2 MB का प्रोग्राम आया, देन 2 MB के प्रोग्राम को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया भाई। 2 MB के प्रोग्राम को यहाँ पर स्टोर कर लिया। क्योंकि एक पार्ट में सिर्फ एक ही प्रोग्राम आ सकता है, एक पार्ट में सिर्फ एक ही प्रोग्राम आ सकता है, तो ये 2 MB वाला तो यहाँ पर आ गया, और ये बाकी 8 MB जगह क्या हो गई? खाली बच गई, जिसका कोई काम नहीं। अब आई बात समझ में? तो मेमोरी का इफिशिएंट यूज भी नहीं हुआ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कम हो गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और बड़े प्रोग्राम रन भी नहीं कर पाए इस फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग स्कीम के चक्कर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम ट्राई करेंगे, जो है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। व्हाट इज द लिमिट रजिस्टर? व्हाट इज द लिमिट रजिस्टर हम लोग समझ लेते हैं एक बार। लिमिट जैसे कि हम लोग ने रीलोकेशन रजिस्टर में क्या सेव किया था, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे पूरा, बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा सा कठिन टॉपिक है मेमोरी, ये है वो है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाकर ये या बताकर कि मजा आ गई। तो देखो भाई, लिमिट रजिस्टर का काम क्या है और रीलोकेशन रजिस्टर क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। रीलोकेशन रजिस्टर में हम लोग बेस एड्रेस सेव करके रखते हैं किसी प्रोग्राम का। बेस एड्रेस क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं किसी प्रोग्राम का। अब हमारा ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग है, तो हम लोग इसके बाहर नहीं जा सकते, इस प्रोग्राम को इससे बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। बात आई समझ में? इस प्रोग्राम को इससे बाहर नहीं लिया जा सकता। मान लो कि इस सीपीयू में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, तो लिमिट रजिस्टर ये चेक करता है कि क्या आप उसकी लिमिट के अंदर है, उस प्रोग्राम की लिमिट के अंदर के एड्रेस को मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। अगर आप मांग रहे होंगे तभी हम आपको मेमोरी तक जाने देंगे, अन्यथा आपको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। तो लिमिट रजिस्टर में ये बोल सकते हैं हम लोग लास्ट एड्रेस सेव करके रखते हैं, लास्ट एड्रेस सेव करके रखते हैं। क्या करते हैं? लास्ट एड्रेस सेव करके रखते हैं लिमिट में। अच्छा, एक प्रोग्राम में भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो मान लो कि ये 1020 है, ये लास्ट वाला क्या है? 1020 है। तो बहुत सारे एड्रेस हम लोग ने यहाँ पर रख रखे हैं। तो जैसे ही सीपीयू एक इस मेमोरी लोकेशन 1022 की मांग करेगा, वैसे ही इसको यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? रोक लिया जाएगा और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो लिमिट रजिस्टर का काम मेनली क्या होता है कि वो चेक करता है कि क्या सीपीयू वैलिड एड्रेस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कि उसी प्रोग्राम तक जा रहे हैं, कि हम लोग आगे की मेमोरी को एक्सेस करना चाहेंगे, एक्सेस नहीं करना चाहेंगे। तो लिमिट रजिस्टर का काम यह है कि सीपीयू को दूसरे प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को ना फेच कर लिया जाए। व्हाट इज द वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम? देखिए भाई, क्या है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम भी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे कबर्ड में होती है, कहीं छोटी जगह, कहीं बड़ी जगह, कहीं बड़ी जगह, कहीं बड़ी जगह, ठीक है। जैसे लॉकर हमारा कितना बड़ा होता है भाई? इतना बड़ा होता है। हमारा कोट रखने वाला, जो हमारे कोट टांगे जाते हैं, सूट टांगे जाते हैं, वो कितना बड़ा पार्ट होता है? वो इतना बड़ा पार्ट होता है जिससे वो खड़े खड़े सूट टांगे जा सके, ठीक है। और बाकी ऊपर कंबल अम्बल रखने के लिए लायक होता है, नहीं। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम आपको क्या बोलती है? हमने फिक्स साइज में क्या था, हमने मेमोरी को फिक्स्ड साइज में डिवाइड कर रखा था। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम लोग वेरिएबल साइज में इसको डिवाइड करके रखेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल साइज में डिवाइड करके रखेंगे, मतलब सबका पार्ट फिक्स नहीं होगा। तो कुछ पार्ट हम बना के रखेंगे 2-2 MB के,
कुछ पार्ट बना के रखेंगे 4-4 MB के, कुछ पार्ट बना के रखेंगे 10-10 MB के, लाइक दैट, है ना। कुछ पार्ट बना के रखेंगे 10-10 MB के, कुछ 4-4 MB के, और कुछ 2-2 MB के। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब हमारे पास कोई प्रोसेस, कोई हमारे पास, अच्छा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो इसमें भी सेट है ना, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास ये है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि मेमोरी का यूज ज्यादा हो पा रहा है। कैसे? अगर हम लोग 2 MB का कोई प्रोसेस आया, तो हम लोग क्या 10, मान लो 1 MB का कोई प्रोसेस आया, तो क्या हम लोग 10 MB वाला एलोकेशन कर देंगे उसको? ना जी, इसमें तो नहीं करेंगे। हम लोग किस में करेंगे? 2 MB वाले में कर देंगे, छोटा सा पार्ट दे देंगे। भले हाँ 1 MB बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिक्स साइज पार्टीशनिंग में जब हम लोग 10-10 MB के कर दिए थे, है ना, तो हम लोग को ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा, और 9 MB हमारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम लोग ने क्या किया, अपनी मेमोरी को वेरिएबल साइज के पार्टीशन में बांटा, और क्या होगा, हम लोग को जो सफिशियंट मेमोरी ब्लॉक मिला उसमें हमने प्रोसेस को रखा। ठीक है। whenever the request by the process arrive, accordingly partition will be made in the memory. If the, sorry, ये ये वो नहीं है। हमने ये बोला है कि when the request by the process arrives, accordingly partition will be made in the memory. If the smaller process keep on coming, then the larger partition will be made into smaller partition. तो लार्ज वाला पार्टीशन भी क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्टीशन में फिर डिवाइड कर दिया जाता है, अगर बार बार स्मॉलर पार्टीशंस आते जा रहे हैं। तो हम लोग ने पहले से पार्टीशन यहाँ पर करके नहीं रखे, यहाँ पर हम लोग ने एट रन टाइम पे पार्टीशंस करे। रन टाइम में हमने क्या किए भाई, रन टाइम में पार्टीशन का करने का मतलब क्या है, कि अब इस 4 MB वाली को हमने 2 MB यहाँ पर दे रखा है, तो अब ये बची 2 MB भी हम लोग किसी को दे सकते हैं, बात ये बोली गई। फिक्स साइड पार्टीशनिंग में हम लोग नहीं दे सकते थे, उतना प्रोसेस क्या हो जा रहा था, बेकार हो जा रहा था। उतनी जगह क्या हो जा रही थी, बेकार हो जा रही थी। दिस इज द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। Degree of multiprogramming limited by the number of partition, fixed size partition, variable partitioning size for efficiency. Efficient variable size partitioning से क्या होगा, efficiency आएगी। ठीक है। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग देखिए इस तरह से कुछ हो रही है। हमारे पास एक प्रोसेस 5 आया, देन हमने प्रोसेस 5 को एक जगह दी। फिर हमारे पास 2 आया, देन हमने 2 को जगह दी। फिर हमारे पास क्या आया भाई, 8 हमारा खाली हो गया। पहले हमारे पास इतने प्रोसेस थे, ये थोड़ा बड़ा था, ये छोटे थे, ये छोटा था। ठीक है। फिर हमारे पास 8 चला गया, तो इतनी जगह खाली हो गई। अब हमारे पास 9 एक प्रोसेस आया जो छोटा है 8 से, देन हमने क्या किया, उस जगह पर उसको जगह दे दी, है ना, और ये इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बात आई समझ में, कि रन टाइम में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, छोटे और बड़े। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हम लोग छोटे बड़े पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। क्या करना था हम लोग को, सिर्फ एक तरह के पार्ट में डिवाइड कर रखा है पहले से, और क्या होगा, उसी में आना पड़ेगा। तो ये जो, हाँ, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम लोग चीजों को किस, वेरिएबल हो या फिक्स साइज पार्टीशनिंग में चीजों को रखेंगे किस तरह, है ना। मतलब प्रोसेस को कौन से, अब हमारे पास बहुत सारी खाली जगहें बची हुई हैं, किसी मेमोरी में हमारी बहुत सारी खाली जगहें बची हुई हैं। देखिए, तो जैसे ये हमारी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तो मेमोरी में यहाँ पर हमारे पास 5 MB का आया, ठीक है, 2 MB का आया, फिर उसके बाद 10 MB का आया, और 2 MB वाला चला गया। ठीक है। तो अब हमारे पास, और सेम विथ किसके साथ, फिक्स साइज पार्टीशनिंग के साथ भी यही है। हम्म, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फिट पॉलिसी है हमारी क्या, इसमें क्या करते हैं, हाँ, तो अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि मेन मेमोरी में जब चीजों को रखेंगे, जब प्रोग्राम को रखेंगे, तो कौन सा ब्लॉक उसको
हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे कि हमारा मेमोरी का यूज जो वो इफिशिएंट, सबसे अच्छे से अच्छा यूज हो। बहुत बड़े जगह को छोटी मेमोरी को नहीं देंगे, बहुत छोटी मेमोरी को बड़ी जगह बड़ा प्रोसेस नहीं देंगे, इस तरह की चीजें। तो सबसे पहली जो टेक्निक है उसको बोलते हैं फर्स्ट फिट एलोकेशन। हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को, मान लीजिए हमारे पास कोई 1 MB का प्रोसेस आया, तो हम लोग मेमोरी को एक तरफ से स्कैन करना शुरू करेंगे, और फर्स्ट, सबसे पहले जो हमें क्या इसके इफिशिएंट साइज का मिल जाएगा, इसके इफिशिएंट साइज का मिल जाएगा, उसी में रख देंगे। क्या मिल जाएगा, इसका इफिशिएंट साइज का मिल जाएगा, मतलब इसको स्टोर कर पाए बस रख देंगे। चाहे वो 10 MB का हो स्पेस, चाहे वो 5 MB का स्पेस हो, बस वो, जैसे कि ये हमारा मेमोरी है, इसमें एक तो सही से बनता नहीं है। फर्स्ट फिट एलोकेशन क्या बोलता है, मेन मेमोरी में हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, रखेंगे अपने प्रोसेस को। मान लीजिए ये चंक हमारे पास 5 MB का भरा हुआ है, ये चंक हमारे पास 10 MB का खाली है, ठीक है। और हमारे पास 3 MB की कोई क्या आती है, जॉब आती है, कोई प्रोसेस आता है, तो हम लोग फर्स्ट फिट पॉलिसी में क्या करेंगे, यहां से इसको सर्च करना शुरू करेंगे, और जो पहला ही चंक मिल जाएगा जो इसके लिए सफिशियंट हो रखने के लिए, उसको उसमें रख देंगे। आई बात समझ में? दिस इज द फर्स्ट फिट पॉलिसी। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम लोग ने इसमें रख दिया, फिर ये जाएगा, और मान लीजिए कि अगर फिक्स साइज पार्टीशनिंग है तो ये इसमें रखेंगे, तो फिक्स साइज में तो भाई जगह खाली बची जाएगी। ये 10 MB का मान लीजिए चंक था, तो ये 7 MB हमारे पास खाली बची गया। तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी सही से यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं हो पा रही, इतना स्पेस हमारा क्या हो गया, खाली बच गया। और इसमें भी सेम वही हुआ, या इसके बाद से तो कोई नया हमारा प्रोसेस होगा ना दोस्त, इसके बाद तो प्रोसेस हमारा कोई नया, यहाँ पर मान लो 20 MB का कोई नया प्रोसेस रखा हुआ है, और हमने पहले ही देख के 10 MB जगह देख के 3 MB रख दिया, तो अब हमारा 7 MB यहाँ पर बच गया ना। तो इससे क्या होता है, मेमोरी के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। देखो, एक छोटा पार्ट 7 MB का निकल आया ना, तो अब ये छोटा पार्ट किसी काम का नहीं रह गया। मान लो कोई 8 MB की जॉब आती, तो देखो यहाँ पर रख ही नहीं पाएंगे हम। आई बात की नहीं आई समझ में? तो क्या हो जाता है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं मेमोरी के। इस तरह के एलोकेशन में छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब मेमोरी में स्पेस तो है, लेकिन सारी इधर उधर बिखरी बिखरी पड़ी हुई है, तो हम लोग कोई भी बड़ा प्रोसेस वहां पर स्टोर नहीं कर पाते। तो दिस इज फर्स्ट एलोकेशन, फर्स्ट फिट एलोकेशन पॉलिसी। सेकंड वन इज बेस्ट फिट एलोकेशन पॉलिसी। हम लोग बेस्ट फिट फिट एलोकेशन पॉलिसी में क्या करते हैं, मेमोरी को पूरा स्कैन करते हैं। दिस इज अवर मेमोरी। मेमोरी को क्या करते हैं, पूरा स्कैन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस पूरे स्कैन करने में जो हम लोग को सबसे फिट मिलेगी, मतलब जो उसके साइज की सबसे पास हो, जैसे 2 MB है, तो सबसे पास क्या हो सकता है, 3 MB हो सकता है, लाइक, है ना। सबसे पास वाले ब्लॉक को एलोकेट करेंगे। दिस इज द बेस्ट फिट एलोकेशन। इससे क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कम होगा। व्हाट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अभी हम लोग देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन कम होगा और इंटरनल भी कम होगा। दूसरी क्या करते हैं, वर्स्ट फिट एलोकेशन। अच्छा, ये ये आइडिया, वर्स्ट फिट एलोकेशन का आइडिया है, इसको देखो भाई, इसको समझो क्या है, और देखा जाए तो यही सबसे अच्छा काम करता है एलोकेशन पॉलिसी में, एलोकेशन करने के लिए। देखिए कैसे हमने क्या किया, फर्स्ट फिट में हमने जगह छोड़ दी भाई, छोटे छोटे चंक छोड़ दिए। और बेस्ट फिट में क्या हुआ, बेस्ट फिट में भी छूटे, बेस्ट फिट में भी छोटे छोटे चंक छूटे ना, मतलब 3 MB का जगह देख के हमने 2 MB का प्रोसेस रख दिया, बेस्ट फिट थी ये। लेकिन फिर भी 1 MB तो छूटा। लेकिन व्हाट इज द, और ये 1 MB जो छोटा पार्ट है भाई, वो इस्तेमाल करने में ज्यादा दिक्कत होगी। 1 MB का प्रोसेस आए या ना आए, बात ये है। तो 1 MB का प्रोसेस को लाना ज्यादा मुश्किल है, कंपैरिजन टू बड़ा प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई पॉलिसी ली हम लोग ने, वर्स्ट फिट पॉलिसी। इस एलोकेशन में क्या होगा, हम लोग पूरी मेमोरी को स्कैन करेंगे, और जो सबसे बड़ा चंक होगा, जो सबसे बड़ा चंक होगा उसमें प्रोसेस को रख देंगे। मान लीजिए 20 MB का चंक था, इसमें हमने प्रोसेस को रखा, तो हमें क्या मिला, क्या इससे हुआ क्या,
18 MB खाली बचा, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। 18 MB के चंक को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। 1 MB के चंक को यूज करने में दिक्कत ज्यादा है, लेकिन 18 MB के जो चंक है उसको यूज कर हम लोग आराम से कर सकते हैं। दिस गिव्स द, मतलब ये किसको सर्च करता है, लार्जेस्ट होल को सर्च करता है। व्हाट इज द होल, होल मतलब यही है कि हमारा ये मेमोरी है और इसमें 1-2 MB का प्रोसेस कहीं पर था, इसके आगे भी कोई प्रोसेस था और इसके पीछे भी कोई प्रोसेस था। तो जब ये जाएगा देन अपनी जगह खाली करके जाएगा, ये इस खाली जगह को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, होल बोल रहे हैं। इसने क्या क्रिएट कर दिया, मेमोरी में एक होल क्रिएट कर दिया। भाई आई बात समझ में। तो इन एलोकेशन या कंटिग्यूअस एलोकेशन में हम लोग को दो समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनका नाम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ध्यान से समझेंगे, चीजें थोड़ी तेज चल रही हैं लेकिन चलने देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। हम्म। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग ने दो चीजों को देखा कि हमारे पास मेमोरी होते हुए भी, क्योंकि मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, देखो कैसे डिवाइड हो गई है, देखो भाई कैसे डिवाइड हो गई है। एक प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ रख लिया हमने, ये एक प्रोसेस है P1, देन एक प्रोसेस को पूरा का पूरा यहाँ रख लिया P2, एक प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ रख लिया P3, देन एक प्रोसेस ये छोटा सा है P4, देन एक प्रोसेस है हमारा छोटा सा है P5, बड़ा सा है एक प्रोसेस है P6। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब P2 मान लो 2 MB का था, P4 मान लो 1 MB का था। अब जैसे कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो हम लोग किसी प्रोसेस के पार्ट नहीं कर सकते, पहली बात ध्यान रखना। भाई P2 खत्म हो गया, चला गया, 2 MB जगह फ्री हो गई। P4 चला गया, खत्म हो गया, 1 MB जगह फ्री हो गई। अब हमारे पास एक प्रोसेस आता है 3 MB का, 3 MB का प्रोसेस आया भैया, है ना। और क्या हुआ, 3 MB का प्रोसेस आते ही हमारे पास क्या मेमोरी में 3 MB जगह है, हाँ भाई है। एक ये 2 MB और प्लस 1 MB इज इक्वल टू 3 MB जगह है। लेकिन हमें ये पता है कि हम लोग मेमोरी प्रोसेस के अपने इस 3 MB वाले प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये 3 MB का प्रोसेस हम आप मेमोरी में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रोसेस को रखने के लिए कंटिग्यूअस स्पेस चाहिए। 3 MB के प्रोसेस को रखने के लिए क्या चाहिए, हमें कंटिग्यूअस स्पेस चाहिए, जो कि हमारे मेमोरी में नहीं है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मेमोरी में जगह होने के बावजूद भी हम लोग प्रोसेस को नहीं रख सकते हैं। इसको क्या बोला गया, इसी को बोला गया फ्रेगमेंटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। What is the external fragmentation? Internal fragmentation occurs when there is unused space within a memory block. For example, if a system allocated 64 KB block of memory to store a file that is only 40 KB in size, है ना, दिस ब्लॉक कंटेन 24 KB ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने ये बोला ना, एक ब्लॉक था हमारे पास, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। अगर हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग के पास चलें और ये देखा जाए कि देखिए फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हम लोग ने पार्टीशन कर रखे थे 10-10 MB के, 10-10 MB के, 10-10 MB के नहीं होते लेकिन बस हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। 10-10 MB के हमने पार्टीशन कर रखे थे। तो क्या हुआ, एक 2 MB का प्रोसेस आया, 2 MB का प्रोसेस आया, आपने 2 MB के प्रोसेस को यहाँ रख दिया। अब ये 8 MB खाली पड़ा हुआ है। आई बात समझ में, 8 MB खाली पड़ा हुआ है। तो एक जब हम लोग बड़े चंक को एक छोटी सी, उसमें छोटे से प्रोग्राम को एलोकेट करते हैं, एक बड़े चंक को छोटे प्रोग्राम में एलोकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। व्हेन द सिस्टम एम्प्लॉयज अ फिक्स्ड साइज ब्लॉक एलोकेशन मेथड सच अ मेमोरी एलोकेटर विद अ फिक्स्ड ब्लॉक, दिस कैन अकर। ये चीज हो जाती है वहां पर। अब हम लोग उसको दूसरे प्रोसेस को भी वो नहीं दे सकते हैं 8 MB, और 2 MB को यूज करने के लिए हम लोग ने 1 MB को बर्बाद 8 MB को बर्बाद कर दिया। दिस टाइप ऑफ मेमोरी वेस्टेज इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जहां पर हम लोग बड़े बड़े साइज के
चंक को, एक छोटी प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो अभी हमने बात की, जैसे वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की बात करें अगर हम लोग, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या हुआ था भाई, यहाँ से एक छोटा चंक गायब हो गया था 2 MB का, और एक छोटा चंक यहाँ से 1 MB का गायब हो गया था, और हमारे पास प्रोसेस है 3 MB की। तो कंटिग्यूअस स्पेस ना होने, क्योंकि ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, तो कंटिग्यूअस स्पेस ना होने की वजह से हम लोग इस प्रोसेस को रख नहीं पाए, रख नहीं पाए होते हुए भी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी वेस्टेज इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगेंस्ट वन स्टोरेज मीडियम such a hard disk or solid disk drive has many small blocks, have many small blocks of free space scattered, मतलब small small blocks क्या scattered है, पूरी डिस्क में फैले हुए हैं, कोई एक साथ नहीं। this can happen when a system create and delete the file frequently, create कर रहा है, delete कर रहा है, this type। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, जब हमारे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स क्या है, पूरे पूरे मेमोरी में इधर उधर फैले हुए हैं, एक साथ नहीं होने की वजह से हम लोग किसी भी उसको प्रोग्राम को उन्हें एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और सॉरी, अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए अ, एक विधि है, जिसको हम लोग फर्स्ट फिट बेस्ट फिट वर्स्ट फिट समझ चुके हैं हम लोग। एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द एक हमारे पास ये है टेबल है, इसको हम लोग आपको शेयर करेंगे, आप समझ जाइएगा। फ्रेगमेंटेशन, अच्छा कॉम्पैक्शन, व्हाट इज द कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लोग क्या करेंगे, कम करने, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए। देखिए, अब फ्रेगमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेबल आइडिया नहीं है। कॉम्पैक्शन इज नॉट अ इम्प्लीमेंटेबल आइडिया, इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए इसका आइडिया क्या है। इसका आइडिया ये है कि अगर मान लो छोटे छोटे ब्लॉक बच गए, ये हमारी मेमोरी है ना, छोटे छोटे ब्लॉक बच गए, तो हम लोग क्या करें, पूरी मेमोरी को एक तरफ शिफ्ट कर दें, पूरी मेमोरी को क्या करें, एक तरफ शिफ्ट कर दें, जिससे हमारे पास होल चंक खाली बच जाए। देखो, मेमोरी आफ्टर कॉम्पैक्शन और मेमोरी बिफोर कॉम्पैक्शन, तो क्या हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं? अभी तो बात आपको बताई कि क्या कहते हैं, जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में रखा जाता है देन उसका एक एड्रेस होता है, अगर, और एड्रेस किस में, रीलोकेशन रजिस्टर में सेव होता है ना, स्टार्टिंग एड्रेस। तो अगर हम लोग इसको सबको शिफ्ट करने लगे तो सबके रीलोकेशन रजिस्टर बदलने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे भाई। पूरी मेमोरी, पूरा सीपीयू आपका यही काम करने में लग जाएगा कि सबको क्या करो भाई, खसकाओ बैठ के। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट आइडिया नहीं है। क्या करना, मेमोरी को, सारे प्रोसेस को खसकाना बहुत ज्यादा एफिशिएंट आइडिया नहीं है। तो रिड्यूसिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन सफल मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल द फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक, इज इंटेड और नॉट? तो कॉम्पैक्शन इज द आइडिया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी मतलब जो स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, और सारे मतलब खसका देते हैं सबको, तो क्या हो जाता है, सारे फ्री ब्लॉक एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि ये इफिशियंट आइडिया नहीं है, पूरा सीपीयू हमारा इसी को करने में लग जाएगा। अच्छा, द अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देखिए रहेगा, सब में रहेगा, कभी ना कभी तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जो हटा सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, तो सबसे पहले हम लोगों ने कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास दो समस्या आई, क्या आई, फ्रेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहता ही है मेमोरी में, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लोग हटा सकते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों रहता है उसको बाद में समझते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लोग हटा सकते हैं, किस तरह हटा सकते हैं, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन से। आई बात समझ में, जिसी का नाम है, तो आगे देखते हैं। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटा सकते हैं। तो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यहीं पर आपका खत्म होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ा, हम लोग ने मल्टी प्रोग्रामिंग में हम लोग गए, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में गए, देन उसका फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जो कि दो तरह से किया जा सकता है। एक तो हो गई पेजिंग,
और दूसरा, एक तो हो गई पेजिंग, और दूसरा हो गया सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट। दिस ये आइडिया जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेन नहीं किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। मेन जो टॉपिक है हमारा ये है, क्या? पेजिंग। पेजिंग क्या है? नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की एक दो टेक्निक थी, सिंगल सॉरी फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। नॉन कंटिग्यूअस की दो तरीके हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो देखो भाई, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मेरी तो स्लाइड यहीं एंड हो गई। जैसा कि हम लोग को सिर्फ नाम से पता चल रहा है भाई, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक प्रोसेस को पूरा पूरा स्टोर कर रहे थे एक जगह पर। एक प्रोसेस को एक जगह पर पूरा पूरा स्टोर किया जा रहा था, किसमें? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि कभी कभी पूरा का पूरा प्रोसेस रन ना हो रहा हो, प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट ही रन हो रहा हो? शायद ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हम लोग पूरे पूरे प्रोसेस को अपने मेमोरी में लोड ही क्यों करें? एक पार्शियल पार्ट, एक मतलब एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को लोड किया जाए। तो यही होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यही होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग मेन मेमोरी में लोड करते हैं जिस तरह से हमें नीड होती है। किसी प्रोसेस की नीड, किसी प्रोसेस के जिस पार्ट की नीड होती है, सिर्फ उसी पार्ट को हम लोग मेमोरी में लोड करते हैं। तो देखिए, अच्छा, पेजिंग नाम कहाँ से आया, समझेंगे। देखिए, जैसे ये एक प्रोसेस था, 2 KB 2 KB, ये टोटल 4 KB का प्रोसेस है। हमने उसको क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग देखो मेन मेमोरी में यहाँ रखा, और दूसरा भाग कहाँ, कितनी दूर, यहाँ पर रखा। ये दोनों पहले से फिल है, देखो। तो इससे क्या होगा, हमारा सबसे बड़ी बात, हमारा इससे बात समझते जाइएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गया ना दोस्त। 2 MB की जगह यहाँ पर थी, और 1 MB की जगह यहाँ पर थी। हमारे पास 3 MB का एक प्रोसेस आया था। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की होने की वजह से हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, तब वहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा था, कि मतलब मेमोरी होते हुए भी हम लोग ने क्या कर पाया, प्रोसेस को रन नहीं कर पाया। लेकिन इस जगह हम लोग क्या करेंगे, इस 3 MB के प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड करेंगे, आधा इधर और आधा इधर। इससे क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पूरी तरह खत्म हो पाया। पूरी तरह या थोड़ी तरह, थोड़ा सा भले ही रह जाए, लेकिन काफी हद तक हम लोग उसको खत्म कर पाए। अच्छा, पेजिंग क्या है? पेजिंग नाम कहाँ से आ रहा है भाई? आप खुद ही एक बात समझो, आपने एक प्रोसेस लिया, उसको तोड़ डाला, तोड़ डालने के बाद आपने क्या किया, उसको इधर उधर रख दिया मेमोरी में। अब आपको क्या याद रहेगा कि आपने प्रोसेस को कहाँ मेमोरी में रखा था? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा कि किस प्रोसेस को, प्रोसेस के कौन से पार्ट को मेन मेमोरी में कौन से पार्ट में रखा है, तो इसका एड्रेस क्या है, कौन से पार्ट का एड्रेस क्या है, कौन से पार्ट का एड्रेस क्या है। बात आई समझ में? तो जब हम लोग इन पार्ट्स के एड्रेस को किसी एक प्रोसेस के जो कई सारे हम लोग ने पार्ट कर डाले, उन पार्ट्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग एक पेज टेबल बनाते हैं। एवरी प्रोसेस हैव अ पेज टेबल। अभी पेज क्या होगा, अभी हम लोग समझेंगे, पूरी बात समझेंगे। तो पेज टेबल क्या होता है, उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं पेज क्या होता है। बात बस इतनी सी है कि जब आपने एक प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मेमोरी में इधर उधर सेव कर दिया, तो अब आपको जरूरत पड़ेगी लेखा जोखा रखने की, कि आपने कौन से पार्ट को कहाँ पर स्टोर किया था। जैसे आपको रिलोकेशन रजिस्टर था ना, रिलोकेशन रजिस्टर में आपने क्या सेव कर रखा रखा था, बेस एड्रेस सेव कर रखा था। मेन मेमोरी का बेस एड्रेस सेव कर रखा था, मेन मेमोरी का बेस एड्रेस सेव कर रखा था, जहां पर वो प्रोसेस था। अब बस इतनी सी बात है यार, री एलोकेशन एक था क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस एलोकेशन था। एक ही एक ही चीज से, एक चीज याद रखने मात्र से आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पर है। लेकिन अब आपने प्रोसेस को बहुत सारी जगहों पर रख रखा है, तो क्या अब एक चीज चाहिए, ऐसे रीएलोकेशन रजिस्टर की पूरी लिस्ट होगी आपके पास।
रिलोकेशन रजिस्टर की क्या होगी, पूरी की पूरी लिस्ट होगी आपके पास। इसी लिस्ट को बनाने के नाम को बोला गया पेजिंग। अब आई बात समझ में? बहुत अच्छा आइडिया है ये, कि हम लोग ने क्या किया है, प्रोसेस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हम लोग खुद भूल गए कि कौन सा पार्ट कहाँ रखा है। इसलिए हम लोग ने एक लेखा जोखा टेबल बनाई है जो बताएगी हमारे प्रोसेस का कौन सा पार्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो हर प्रोसेस के पास अपनी अपनी पेज टेबल होगी। बात आई समझ में? तो देखो कैसे। हम्म। सेगमेंटेशन पेजिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द पेजिंग। तो देखो भाई, एक खाली जगह ले लेते हैं। हम्म। पेजिंग क्या है? ये हमारी मेन मेमोरी है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के हम लोग छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के हम लोग छोटे पार्ट कर देते हैं, और मेन मेमोरी के भी क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। हम्म। हम्म। हाँ। तो सेकेंडरी मेमोरी के हम लोग छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं, और मेन मेमोरी के भी छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। इन जो मेन मेमोरी के पार्ट्स का नाम होता है उनको नाम बोलते हैं फ्रेम। इसका नाम है फ्रेम और इसका नाम है पेज। ये आ रहा है पेजिंग यहां से। अब आई बात समझ में? अब हमारे पास एक प्रोसेस है, वो कहां पर होगा, वो इन छोटे छोटे पेजेस में सब डिवाइडेड होगा। एक प्रोसेस क्या होगा, छोटे छोटे पेजों में सब डिवाइडेड होगा। मान लो एक प्रोसेस है 20 MB का, तो और पेज का साइज हमारे पास 20 MB का प्रोसेस है, और पेज का साइज हमारे पास 5 MB का है। तो हम लोग ने क्या किया, उस प्रोसेस को 5 5 MB के 4 पेजों में डिवाइड करके रखा हुआ है। हम लोग ने एक्चुअली क्या किया, प्रोसेस के पार्ट कर दिए। क्या पार्ट कर दिए, पेजेस में डिवाइड कर दिया। पेज क्या है, एक पार्टीशन है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का, कि इतने पार्ट में हमारा प्रोसेस एक का एक पार्ट रहेगा, इतने में एक, इतने में एक, इतने में। और जब हम लोग किसी, और देखो फ्रेम का साइज भी उतना ही होता है जितना साइज कितना किसका होता है, पेज का। फ्रेम का साइज पेज के साइज के बराबर होता है। तो जब हम लोग को प्रोसेस के किसी एक पार्ट की जरूरत होती है, देन हम लोग उस एक पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को फ्रेम में लोड कर लेते हैं, मेन मेमोरी में लोड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पूरा का पूरा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड नहीं करना पड़ता, एक पार्ट भी लोड करने से हो जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये वहीं पर आए, ये हो सकता है इसको खाली जगह यहाँ मिले और इसको यहाँ पर रहना पड़े। तो अभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ने प्रोसेस का कौन सा पार्ट कहाँ पर रखा था, प्रोसेस के कौन से पार्ट को हम लोग ने कहाँ रखा था। तो हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए एक क्या बनाई, पेज टेबल बनाई। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि अब यहाँ पर एड्रेस ट्रांसलेशन हम लोग ने वहां पीछे पढ़ा था, एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे हो रहा था, एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे हो रहा था वहां पर एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा था रीएलोकेशन रजिस्टर की मदद से। रीएलोकेशन रजिस्टर को हम लोग लॉजिकल एड्रेस से जोड़कर मेमोरी, मेन मेमोरी का एड्रेस निकाल रहे थे। अब यहाँ पर किस तरह से हम लोग पता करेंगे कि हमारे पास कहाँ पर हमारे पास नया वो है। तो देखिए, हम्म, तो देखिए, डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। फिजिकल मेमोरी को हम लोग, मेन मेमोरी को हम लोग ने क्या, फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू द ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेज। फ्रेम के साइज के पेज हमने डिवाइड कर लिया। कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स, और सारे फ्री फ्रेम्स का ट्रैक हम लोग रखते हैं, कि मतलब कौन सा फ्रेम खाली है उसको भी तो पता करना पड़ेगा ना, जिससे नए प्रोसेस को लोड करने के लिए कहाँ कहाँ लोड करेंगे हम लोग। To run the program of size n pages, we need to find n free frames and load the program. हम लोग क्या करते हैं, n प्रोसेस को
एन प्रोग्राम्स को लोड कर लेते, मतलब एन फ्री फ्रेम्स ढूंढते हैं और उसको लोड कर लेते हैं। देखो भाई, मान लो हमारे, हाँ भाई, तो बात के एन पेज, मान लो कोई एक प्रोग्राम है हमारे पास, ये एक प्रोग्राम है जो 5 पेज में है, 5 पेज में लिखा हुआ है, जिस सेकेंडरी मेमोरी है, 5 पेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, 5 पेज में एक प्रोग्राम लिखा, 1 2 3 4 5, 5 पेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप मेन मेमोरी में 5 पेज ढूंढेंगे और 5 पेज ढूंढते ही उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे वहां पर। सेट पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। अब हम लोग एक पेज टेबल बनाएंगे, इसी को क्या बोला गया, पेज टेबल बोला गया, कि हमारा कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर पर है, इसी को क्या बोला गया, पेज टेबल। उस कॉपी को क्या बोला गया, पेज टेबल, की कौन सा पेज, प्रोग्राम का कौन सा पेज मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम नंबर में उपस्थित है, इसी को क्या बोला गया, पेज टेबल। इस पेज टेबल का यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू हमेशा कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस किसको पॉइंट करता है, सेकेंडरी मेमोरी को पॉइंट करता है। लेकिन क्या सेकेंडरी मेमोरी से चीज सीपीयू में जाती है, नहीं जाती है। चीज कहाँ से सीपीयू में जाती है, प्रोग्राम कहाँ से सीपीयू में जाता है, मेन मेमोरी से जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सीपीयू द्वारा दिए गए लॉजिकल एड्रेस को क्या, फिजिकल एड्रेस में बदलना। लॉजिकल एड्रेस, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस को किसमें, मेन मेमोरी के एड्रेस को बदलना। तो वो किस तरह से बदला जाएगा, पेज टेबल की मदद से बदला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए भाई, पेज नंबर है हमारे पास और पेज ऑफसेट है। हमारे पास दो चीजें रहती हैं, हमारा जब सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस को, तो दो चीजें जनरेट करता है। एक तो पेज नंबर, कि हमें प्रोग्राम का पेज नंबर 50 चाहिए, क्या देगा, हमें प्रोग्राम का पेज नंबर 50 चाहिए। अच्छा, इस पेज में भी, एक एक पेज में भी कई सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट। इसको क्या बोला जाएगा, डी ऑफसेट। कि मतलब जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, तो एक पेज में मान लीजिए 4 5 10 इंस्ट्रक्शन है ना, तो वही बोला है पेज नंबर 50 के थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन में हमें जाना है। इस तरह का हमें एड्रेस दिया गया है। इसका मतलब क्या है, पेज नंबर 50 के थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन में हमें जाना है। तो भाई ये पूरा का पूरा हमारा पेज, हमारा पूरा पूरा पेज फ्रेम में लोड होता है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर तो नहीं बदलेगा हमारा। थर्ड इंस्ट्रक्शन में जाना है तो थर्ड में ही जाएंगे, चाहे वो फ्रेम नंबर हो चाहे वो पेज नंबर हो। बात आई समझ में, क्योंकि पूरा का पूरा पेज उठाकर हम लोग फ्रेम में रखते हैं, देन हमारा पेज नंबर फ्रेम नंबर में चेंज होगा, लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर चेंज नहीं होगा। बात ये आई। तो इंस्ट्रक्शन नंबर तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन नंबर एज इट इज यहाँ रख दिया जाता है। तो दिस इज द पेज टेबल। व्हाट इज द पेज टेबल, पेज टेबल हमें ये बताता है कि जैसे इसने पेज नंबर 50 पूछा, तो पेज नंबर 50 के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर पेज टेबल के, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर, नॉट अ हार्डवेयर। What is this? Page table is a data structure, not a hardware। और मतलब ये भी एक मेमोरी ही है, जिसमें क्या है कि अगर हम लोग ने 50 नंबर पेज को मांगा है, तो ये 50 नंबर इंडेक्स पर जाएगा और 50 नंबर इंडेक्स पर जाकर सर्च करेगा, यहाँ पर देखेगा कि फ्रेम नंबर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्रेम नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए एफ, एफ लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एफ दे देंगे और ये बदल जाएगा फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस में बदल के फ्रेम नंबर एफ में चला जाएगा और डी नंबर इंस्ट्रक्शन पर आ जाएगा। क्या बात आई समझ में। व्हाट इज द पेज टेबल, काम कैसे करता है, हम लोग पेज नंबर देते हैं पेज टेबल को, और पेज टेबल में पेज नंबर वाले इंडेक्स में, मतलब 50th इंडेक्स में जाकर देखेंगे, नीचे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या एंट्री लिखी हुई है, किस। अब देखिए बात क्या होती है, बात क्या होती है, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और समझते जाएंगे। न्यूमेरिकल शायद हम लोग अगली क्लास में करें इसके, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आना चाहिए। देखिए भाई, जब भी हमारा, ये हमारा एक, ये हमारा एक, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है भाई, ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है भाई। जब सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस भाई,
हमारे पास एक ये जगह खाली थी और एक ये जगह खाली थी। ठीक है, हमने एक प्रोसेस उठाया जो दो ब्लॉक में दो दो पेजेस में था और हमने पेजों को फ्रेम में रखा। ये फ्रेम नंबर मान लो 50 है और ये फ्रेम नंबर है हमारे पास 100। तो जिस समय हम लोग प्रोसेस के पेजेस को फ्रेम में रखते हैं तो हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक कॉपी तैयार करते हैं, उसमें लिखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, पेज नंबर 1 गया, पेज नंबर 1 कहाँ गया, 50 फ्रेम नंबर पे। पेज नंबर 2 कहाँ गया, इस प्रोसेस का पेज नंबर 2 कहाँ गया, 100 फ्रेम नंबर पे। अब आई बात समझ में। तो दिस इज द पेज नंबर, इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, पेज नंबर से। तो पेज नंबर 1 कहाँ गया है, फ्रेम नंबर 50 में गया है। पेज नंबर 2 कहाँ गया है, फ्रेम नंबर 100 में गया है। तो बात वही है, पेज टेबल क्या है कि हम लोग को पेज मिला, पेज को हम लोग ने जाकर देखा डायरेक्ट इंडेक्स पर, ये दिस इज इंडेक्स ना, इंडेक्स पे जाकर देखा 50th इंडेक्स पे कौन सा फ्रेम नंबर लिखा हुआ है, उस फ्रेम नंबर पर जाके हम लोग ने मेमोरी लिया। दिस इज कॉल्ड एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें लॉजिकल एड्रेस दे रहा है, लॉजिकल एड्रेस मतलब पेज का एड्रेस दे रहा है, और पेज कहाँ होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। लेकिन हमें पेज, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से तो एक्सेस करना नहीं है, हमें एड्रेस कहाँ से एक्सेस कहाँ से करना है, मेन मेमोरी से। तो फ्रेम नंबर करस्पॉन्डिंग एक पेज किस फ्रेम में रखा हुआ है, अब हम लोग पेज को उठा के फ्रेम में रख रहे हैं ना, तो एक पेज कौन से फ्रेम में रखा हुआ है ये कौन बताएगा, पेज टेबल बताएगा। तो बाय पेज टेबल वी कैन ट्रांसलेट द एड्रेस फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल, दिस इज द वे। अच्छा, वेयर इज द पेज टेबल, पेज टेबल होती कहाँ है मेमोरी में, तो पेज टेबल मेमोरी में मेन मेमोरी में ही कहीं होती है, एक छोटी सी जगह पर। पेज टेबल एक हार्डवेयर नहीं है, पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर एंड वेयर इट इज स्टोर्ड, दिस इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। बात आई समझ में। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग पेज टेबल नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में पेज टेबल से अगर हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमने सीपीयू का लॉजिकल एड्रेस मिला, देन हमने पेज टेबल में गए, मेन मेमोरी में एक बार गए, पेज टेबल को ढूंढा, पेज टेबल में से फ्रेम नंबर निकाला, फ्रेम नंबर निकालने के बाद हम लोग कहीं यहाँ पर, बात आई समझ में, क्योंकि पेज टेबल मेन मेमोरी में ही कहीं पर स्टोर होती है। तो हम लोग जब फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करेंगे तो पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा, उससे हमें फ्रेम नंबर मांगना पड़ेगा, और चूंकि फ्रेम नंबर मांगना पड़ेगा और पेज टेबल मेन मेमोरी में है, तो हमें मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। तो एक बार मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी पेज टेबल के लिए, दूसरी बार मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी एग्जैक्टली फ्रेम के लिए। तो बात ये आई समझ में हमें कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए, एक सिंगल प्रोसेस के लिए, एक सिंगल एड्रेस के लिए हम लोग को मेन मेमोरी को दो दो बार एक्सेस करना पड़ रहा है पेजिंग में। क्या ये सही चीज है कि मेन, और आप समझते हैं ये बात आप जानते हैं कि मेन मेमोरी मेमोरी को, सिस्टम मेमोरी को जितनी बार एक्सेस करेगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार एक्सेस करेगा, हमारा सिस्टम उतना ही ज्यादा स्लो होता जाएगा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इससे ओवरकम हम लोग किस तरह से होंगे, अब देखिए थोड़ा सा वो बात की बात है, लेकिन अभी पहले पेज टेबल पर समझते हैं। दिस इज द लॉजिकल मेमोरी, दिस इज अवर पेज टेबल, दिस इज द फिजिकल मेमोरी। ओके, लॉजिकल मेमोरी मीन्स हमारा पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, दिस इज अ प्रोसेस का ये एक P1 एक प्रोसेस है जिसके ये पेज हैं, पेज नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो और ये यहाँ पर हमारे पास मेन मेमोरी है। तो इस प्रोसेस, हम लोग को पता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, तो इसके सारे के सारे पेज एक जगह तो स्टोर होंगे नहीं, कहीं बिखरे पड़े होंगे कहीं मेन मेमोरी में। तो देखो, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 पे है, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 पे है। तो देखो, पेज नंबर 0 इज इन फ्रेम नंबर 1, पेज नंबर 1 इज इन फ्रेम नंबर 4। आई बात समझ में, पेज नंबर 2 इज इन फ्रेम नंबर 3। आई बात समझ में, जो अभी बात हम बोल रहे थे पेज टेबल में, यहाँ पर क्या होता है, पेज नंबर, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रेम नंबर, लाइक दिस कुछ आया समझ में। तो ये पेज टेबल कुछ नहीं है, बस एक क्या लेखा जोखा है कि हमारे पेजेस फ्रेम्स में कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं। कैलकुलेटिंग द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये नहीं, फ्री फ्रेम्स, हाँ फ्री फ्रेम्स भी हम लोग को पता रखने की जरूरत होती है कि हमारे पास फ्री फ्रेम कौन से हैं। मतलब मेमोरी में इस समय मेन मेमोरी में जो बहुत सारे फ्रेम है ना, उसमें कितनों में हमारा प्रोसेस आ चुका है और कितने हमारे पास फ्री फ्रेम बचे हुए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हमें लगता है कि आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को आराम से क्रैक कर सकते हैं।
अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल को रखा कैसे जाता है? हमने बोल पेज टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर नॉट अ हार्डवेयर यूनिट। तो पेज टेबल भी कहाँ है? मेन मेमोरी में। तो जब कोई चीज मेन मेमोरी में होगी तो जरूर ही उसका एक एड्रेस होगा। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल बेस रजिस्टर, पीटीआरबी, पेज टेबल बेस रजिस्टर, पीटीआरबी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ पेज टेबल। मतलब ये रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सबसे फास्ट है, जेब है हमारी। तो पीटीआरबी क्या है? पॉइंट्स टू द पेज टेबल। पीटीआरबी डायरेक्ट किसको पॉइंट करता है? पेज टेबल को पॉइंट करता है। तो इस तरह से, है ना। और पेज टेबल लेंथ क्या है? रजिस्टर मतलब इंडिकेट द साइज ऑफ द पेज, पेज टेबल लेंथ इंडिकेट द साइज ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल रजिस्टर in PTLR indicate the size of the page table. In this scheme, every data instruction access required two memory access। जैसे कि मैंने बता चुका हूं आपको कि पहले पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि पेज टेबल भी मेन मेमोरी में है। पहले पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, फिर पेज टेबल के बाद मेमोरी के मेन फ्रेम को एक्सेस करेंगे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम लोग एक इंस्ट्रक्शन के लिए दो दो बार मेमोरी को क्या करें, वो फेच करें, है ना। इसलिए हमने इस समस्या से ओवरकम करने के लिए हम लोग ने एक नई टेक्निक निकाली जिसको बोला ट्रांसलेट लुक असाइड बफर। दिस इज अ हार्डवेयर यूनिट, हार्डवेयर कैशे बनाई हमने। हमने क्या बनाई? ये एक हार्डवेयर कैश है। सेम वही चीज है यार, सेम क्या है? वही चीज है जो हम लोग ने वहां जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रही थी चीजें, उनको हम लोग ने बड़ी मेमोरी से पेज टेबल से हटा के एक और छोटी जगह टीएलबी में रख लिया है। कुछ वैसा ही देखो। लेकिन क्योंकि एक ये मेमोरी नहीं है, ये मेन मेमोरी से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक हार्डवेयर यूनिट कैसे है, इसलिए इसका एक्सेस क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट है। ट्रांसलेट लुक असाइड बफर इसका, हाँ। देखो भाई, ये है ट्रांसलेट लुक, दिस इज द टीएलबी। इस बात को समझिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ टीएलबी? व्हाट इज दिस? दिस इज पेज टेबल। व्हाट इज दिस? दिस इज सीपीयू, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये सब आपको पता चल रहा ही होगा, ठीक है। व्हाट इज द टीएलबी? टीएलबी इज अ हार्डवेयर कैशे। टीएलबी इज अ हार्डवेयर कैशे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पेज टेबल में से जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फ्रेम्स हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, उनको हमने उठा के उस बफर में टीएलबी में रख लिया है। तो जब हमारा सीपीयू किसी पेज की मांग करेगा, क्योंकि ये एक हार्डवेयर यूनिट है इसलिए इससे एक्सेस फास्ट है, हालांकि ये बहुत छोटा है इससे, तो एक्सेस फास्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस पेज को ढूंढेंगे फ्रेम में, उस पेज को ढूंढेंगे टीएलबी में। अगर टीएलबी में मिल जाता है तो डायरेक्ट उसको फिजिकल एड्रेस में चेंज करके मेमोरी में पहुंच जाएंगे। तो क्या हमें टीएलबी में मिलने पर क्या हमें दो बार मेमोरी फेच करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। हमने कैशे में फेच किया, देन कैश में फेच करने के बाद फिजिकल एड्रेस में बदल के यहाँ पहुंच गए। लेकिन अगर हमें टीएलबी में वो फ्रेम नंबर नहीं मिलता है, वो पेज नंबर नहीं, मतलब क्या है, प्रोसेस के जो फ्रीक्वेंट पेज नंबर मांगे जा रहे हैं वो हमने क्या कर लिए? यहाँ पर रख लिए। क्या कर लिए? रख लिए। अच्छा, एक बात मुझको याद आ गई, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो जो चीजें याद आती जा रही हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ लीजिए। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में ये है कि जैसे कि हमारे पास, मैं इस पर आऊंगा, जैसे हमारे पास मेमोरी है, तो अब हम लोग ये समझ गए हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से चीज़ों को मेन मेमोरी में लोड करने का, ठीक, मेन मेमोरी में लोड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ये एक दिमाग लगाते हैं कि मान लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शन मांगा गया, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि अगली बार इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी मांगा जाए, ठीक है। तो हम लोग इस एल्गोरिदम के चलते हम लोग क्या करते हैं? आस पास के कुछ इंस्ट्रक्शन को लोड कर लेते हैं, कहाँ? अपनी मेन मेमोरी या कैशे में, ठीक है। इसी को हम लोग लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है? कि मतलब फ्रीक्वेंटली हमें जो लग रहा है कि अब मांगा जा सकता है, अब सीपीयू द्वारा मांगा जा सकता है, उस चीज को सेकेंडरी से उठाकर मेन मेमोरी में रखना। तो कैश इज ऑलवेज वर्क ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर हमारी टीएलबी इज ऑल्सो अ कैश। देन ये टीएलबी क्या करेगा? जो फ्रीक्वेंटली पेज नंबर मांगे जा रहे हैं उनको अपने पास रख लिया है इसने,
उनको अपने पास इसने रख लिया और पहले सीपीयू कहाँ टीएलबी में चेक करेगा, क्योंकि एक कैशे हार्डवेयर यूनिट है इसलिए इससे एक्सेस फास्ट है, ये मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पर चेक करने के बाद अगर मिला तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे टीएलबी हिट। टीएलबी हिट हुआ और क्या करेगा, फ्रेम नंबर में चेंज करके फिजिकल एड्रेस में मेमोरी में चला जाएगा, और नहीं तो जाके फिर मेमोरी के पास जाना पड़ेगा देन। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, टीएलबी अगर हिट हुआ तो हुआ, अगर मिस हुआ तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब भाई पेनल्टी तो लगेगी, कि आपने टाइम तो वेस्ट कर ही दिया ना। उसको टीएलबी को सर्च करने में आपने टाइम तो वेस्ट कर ही दिया। तो या तो टीएलबी हिट होगी या तो आपको टाइम की और ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन इतनी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी सी तो लगी जाएगी। अब बात करते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम। तो दिस इज द टीएलबी एंड ऑल अबाउट टीएलबी। टीएलबी क्या है और पेजिंग क्या है और पीटीआरबी क्या है, फ्री फ्रेम से सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। लिमिट रजिस्टर क्या है, पूरी बातें आ गई। अरे, तो देखिए जैसे क्या हुआ, एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो पेजेस हैं, पेजेस को भी हम लोग हायरार्की में सेव करते हैं। पेजेस को भी क्या करते हैं, हायरार्की में सेव करते हैं। तो हमारे पास पहले पहली पेज टेबल, हमारे पास कई सारी पेज टेबल हो जाती है, कि पहली पेज टेबल में गए, फिर वहां से एक एड्रेस निकला, देन उससे दूसरी पेज टेबल में गए, देन वहां से एक एड्रेस निकला, देन हम लोग तीसरी पेज टेबल में गए। जैसे जैसे कि हम लोग के पास, मान लीजिए पहले हम लोग लाइब्रेरी में एक गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लोग को, जैसे हमारा एड्रेस है ना 214/7 शास्त्री नगर कानपुर, तो पहले हम लोग कानपुर में आए, देन शास्त्री नगर में आए, फिर 214/7 में आए, मेरे घर में आए, फिर मेरे रूम पे अगर मुझ तक पहुंचना है तो लाइक दैट कुछ, मतलब क्या, मल्टी लेवल पेजिंग हो गई यहाँ पर। क्या हो गई, मल्टी लेवल पेजिंग हो गई। तो क्या कभी हमने तो जैसे कि ये इतना आता नहीं है पेपर में, बस आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लॉजिकल एड्रेस हम लोग को दिया गया, तो देन ये पहले पेज टेबल को, आउटर पेज टेबल को फेच करेगा, देन वो आउटर पेज टेबल इसको एक पेज देगा, लोअर पेज टेबल, फिर आगे जाके हम लोग कई इंस्ट्रक्शन पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पेजिंग। पूरी बात आई समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे, एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम, क्योंकि आगे स्लाइड नहीं है तो आपको थोड़ा हमें विजुलाइज कराने में समस्या होगी, लेकिन हमने एक मेन चीज बता दी इसकी, कि क्या है कि जैसे हम लोग एक पेज के बाद दूसरे पेज में जा रहे हैं। हम्म, जैसे कि हाँ, हाँ, मतलब हम लोग प्रोसेस को सब डिवाइडेड इतनी ज्यादा बार, मतलब जैसे प्रोसेस बहुत बड़ा तो इतना ज्यादा बार हमें उसको सब डिवाइडेड करना पड़ा, कि मतलब हम लोग चैप्टर में गए, चैप्टर पहले हम लोग बुक में गए, बुक में इंडेक्स में गए, इंडेक्स में चैप्टर नंबर पे गए, चैप्टर नंबर पे जाने के बाद लाइक दैट कुछ ऐसा हायरार्की चल रही है सिर्फ पेज टेबल की। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, एक चीज रह गई हमारे पास, सेगमेंटेशन। अभी भूल जाते, ये हमारे पास सेगमेंटेशन रह गया। तो सेगमेंटेशन इज द सेकेंड वे ऑफ नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को दो तरह से कर सकते थे, एक तो थी हमारे पास पेजिंग और दूसरा था सेगमेंटेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि पेपर में कमी आती है। हाँ, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इसका, हम लोग समझ लेंगे उसको क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सेगमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ना, हमारे पास प्रोग्राम में जरूरी नहीं सारी चीजें एक ही तरह की हो। जैसे हमारे पास कपड़े हैं, कपड़े में हमारे पास कोट है, हमारे पास पैंट है, हमारे पास शर्ट है, लाइक दिस, है ना। तो हमारे कबर्ड में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह बना रखी गई है।
ठीक है। वैसे ही हमारे पास सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन क्या होता है, हमारे पास जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में एक चीज नहीं होती है, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे प्रोसेस में हमारे पास मेन प्रोग्राम होता है जो एक्चुअली कोड होता है, प्रोसीजर होता है कि कैसे क्या करना है, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब चीजें होती हैं। इनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्टैक होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि दीज आर द थिंग्स इन अ प्रोसेस। ओके। तो ये सारी अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग तरह की चीज, जैसे हमारे पापा के सबके कपड़े एक जगह रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग को पता है कि पैंटें सारी एक जगह हैं, हमारे और पापा के दोनों की पैंट्स सारी क्या है, एक जगह रखी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैंट वाले सेक्शन में सीधा जाएंगे ना, कि शर्ट वाले सेक्शन में घुस जाएंगे जाकर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यही है सेगमेंटेशन, कि हमारे पास जो प्रोसेस है, प्रोग्राम है, उसके उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें। तो हमने मेमोरी को इस तरह से डिवाइड किया है कि वो सारी अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर रखी जा सकें। देखिए, जैसे दिस इज अवर मेमोरी, होल मेमोरी लो, ये पूरा हमारी एक क्या है, मेमोरी है। और उसको क्या है, एक छोटा सा पार्ट हमने स्टैक को दिया है, छोटा सा पार्ट इधर इधर मेन प्रोग्राम को दिया है। दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स। अब आई बात समझ में? तो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। तो हमारे पास वही बात हो गई ना, कि हमने मेमोरी को इस बार किस तरह से डिवाइड किया, प्रोसेस में, प्रोग्राम में जो चीजें उपस्थित होती हैं उनके हिसाब से डिवाइड किया। जैसे स्टैक है, स्टैक में, एक स्टैक में कई सारे प्रोग्राम के स्टैक रखे हुए हो सकते हैं। अब देखिए सेगमेंटेशन का आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। देखिए, लॉजिकल एड्रेस, जैसे पेज टेबल में लॉजिकल एड्रेस किस तरह का था हमारा, पेज नंबर था और ऑफसेट था। यहाँ पर है सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। तो सेगमेंट टेबल मैप्स टू डायमेंशन फिजिकल एड्रेस, ये दो डायमेंशन है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। ईच टेबल एंट्री हैज बेस एंड लिमिट, बेस और लिमिट आप जान रहे हैं। इसमें भी फिर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन हो गया। देखिए कैसे, भाई एक जो कोड है, मान लीजिए एक स्टैक पार्ट है ना, एक स्टैक पार्ट है किसी प्रोग्राम का, तो वो पूरा का पूरा स्टैक पार्ट एक जगह लोड होगा जाकर। तो फिर यहाँ पर क्या, बेस रजिस्टर की जरूरत पड़ी, और फिर क्या पड़ी, लिमिट रजिस्टर की जरूरत पड़ी, है ना। तो अब यहाँ पर फिर वही होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस एक एरिया पर आकर, जैसे कि यहाँ पर ये स्टैक है। तो जब हमें किसी प्रोग्राम का स्टैक, किसी एक प्रोग्राम में स्टैक भी हो सकता है ना, जैसे ये प्रोग्राम है ना, उसमें तो कई सारे पार्ट है ना, एक स्टैक है। तो अगर हमें इस प्रोग्राम का स्टैक मेमोरी में लोड करना है, तो ये अब कंटिन्यूअसली ही लोड होगा। तो कंटिन्यूअस लोड होगा। तो अब मान लीजिए हमने एक स्टैक को, जो 3 MB का था, हमारे पूरा स्टैक सेगमेंट जो है, हमारा मेमोरी का स्टैक सेगमेंट 5 MB का है। 3 MB के एक स्टैक को हमने क्या कर लिया, लोड कर लिया है भाई, है ना, लोड कर लिया है। अगला प्रोग्राम आया जिसका स्टैक क्या है, फिर से 3 MB का है। तो जगह होते हुए भी क्या अब हमें इसे लोड कर पाएंगे, इसका आधा लोड कर पाएंगे, चलो आधा तो नहीं कर पाएंगे। मान लो कि यहाँ पर हमने ने यहाँ पर 2 MB का रखा हुआ है। वैसी ही बात है, वैसी ही बात है, जैसे कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हो रहा था, जो कि क्या हो रहा था, बीच बीच की जगह खाली पड़ी हुई थी और हम लोग लोड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेते हैं बात को, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 MB का स्टैक, हमने एक प्रोग्राम का लोड कर रखा है, और 2 MB का एक प्रोग्राम का लोड रखा है, और 1 MB का एक प्रोग्राम लोड कर रखा है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम हो गया, ये वाला प्रोग्राम हो गया, ठीक। अब खत्म हो गया, ये जगह हमारे पास खाली बच गई, सिर्फ ये जगह अब हमारे पास भरी हुई है। अब हमारे पास 3 MB का एक प्रोसेस आता है, जिसका स्टैक पार्ट, जिसका स्टैक पार्ट 3 MB का है। तो अब हमारे पास जगह 3 MB तो खाली पड़ी है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। एक सेगमेंट के अंदर तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही होगा, तभी तो बेस रजिस्टर का यूज किया गया। तभी तो क्या किया गया, बेस रजिस्टर का यूज किया गया, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर का यूज किया गया है। बात आई समझ में? तो सेगमेंटेशन क्या है,
हम लोग ने मेमोरी को प्रोसेस के जो कंपोनेंट है, प्रोसेस में जो जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से बांटा, और बांटने के बाद एक सेगमेंट के अंदर जब हम लोग चीजों को रखेंगे तो वहां पर फिर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, और कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जहां पर भी होगा वहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से ही बचने के लिए तो हम लोग ने ये किया था। इसलिए सेगमेंटेशन भी काम नहीं करता, काम करता है क्या? पेजिंग। बात आई समझ में? अब देखिए, इसका थोड़ा सा मेमोरी, ये ये समझ लेते हैं, इसका एड्रेस ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। तो हमारा सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस दिया, सॉरी, हमारे सीपीयू ने एड्रेस दिया लॉजिकल एड्रेस, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट, एंड सेगमेंट नंबर को हम लोग ने क्या चेक किया? सेगमेंट नंबर और ऑफसेट को दोनों को मिलाकर क्या चेक किया? सेगमेंट नंबर यहाँ पर क्या, लिमिट रजिस्टर बेस रजिस्टर हम लोग समझ रहे हैं ना, बेस रजिस्टर से प्लस करते हैं हम लोग, और बेस रजिस्टर देखा कि बड़ा तो नहीं है, जिससे लिमिट हम लोग ने चेक की, लिमिट अगर बड़ी आ रही है तो बाहर गया, और देन बेस रजिस्टर उसमें प्लस करके हम कहाँ पहुंच गए? फिजिकल, पिछले वाले की तरह जैसे हम लोग ने पढ़ा था, वहां पर बस फ्रेम नंबर था, सॉरी वहां पर रिलोकेशन रजिस्टर था, यहाँ पर बस सेगमेंट नंबर है। ठीक, लिमिट रजिस्टर क्या है, बेस रजिस्टर क्या है, ये सारी चीजें आ गई। तो ये पूरा था आज हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। आगे हम लोग आगे वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मेमोरी मैनेजमेंट पर करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर आते हैं, आप लोग जरूर करें। और आने वाली आने अभी तक हम लोग ने ये समझा, बात समझिए अभी, खत्म नहीं हुई बात, बात ये समझिए कि अभी तक हम लोग ने समझा कि मेन मेमोरी में चीजें हैं, मेन मेमोरी से एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह से हो रहा है, ये चीजें पढ़ी, मेन मेमोरी को स्टोर किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से किस चीज को मेन मेमोरी में लाना है, वो अब हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे वाले चैप्टर में बात करते हैं।